हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 9 फरवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई नो कि न्यूज़पेपर अपलोड होने में बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है और आप लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन एक्चुअली मुझे सोर थ्रोट हो गया है, सो आई एम रियली वेरी सॉरी रिगार्डिंग दैट। यहाँ पर फर्स्ट पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन हिजाब कंट्रोवर्सी जो है उसको लेकर यहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स बताए गए हैं, तो वो हम कंसिडर करेंगे, यहाँ पर उनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो लॉयर हैं कामत, उन्होंने यहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। तो यहाँ पर जो एडवोकेट हैं देवदत्त कामत ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर्स ऑन द स्टेट्स लैक ऑफ पावर टू रिस्ट्रिक्ट वियरिंग ऑफ अ हिजाब। तो यहाँ पर जो स्टेट है उसके पास ये पावर नहीं है कि वो हिजाब वियरिंग को यहाँ पर रोक सकता है, तो उस पिटिशन के ऊपर ही वो यहाँ पर इस केस को देख रहे हैं। अब उनके यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देखते हैं। वो ब्राह्मण है, तो उन्होंने यहाँ पर एक पॉइंट ये रखा, आई एम अ ब्राह्मण, माई सन गोज टू ए स्कूल वेयरिंग अ नमाम, वो दैट ऑल्सो नॉट बी पॉमिसेबल। तो यहाँ पर वो ब्राह्मण है और उनका जो बेटा है वो नमाम पहनकर स्कूल जाता है। ऐसे ही जो सिख्स हैं वो यहाँ पर टर्बन पहनते हैं। तो क्या अगर हिजाब को आप रेस्ट्रिक्ट करोगे तो क्या ये सारी चीज़ें भी आप रेस्ट्रिक्ट करोगे कि स्कूल में आप यहाँ पर टर्बन नहीं पहन सकते हो या आप यहाँ पर नमाम नहीं पहन सकते हो? फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की 2017 की रूलिंग को साइट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी में इंक्लूड किया था दैट द चॉइस टू वेयर अ पीस ऑफ क्लोथिंग, कि आपको यहाँ पर क्या पीस पहनना है, जैसे कि हिजाब आपको पहनना है तो वो इसमें इंक्लूड होगा राइट टू प्राइवेसी में, फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी में। कामत आर्ग्यूड दैट फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, प्राइवेसी टू रिलीजियस फ्रीडम कैन ओनली बी रेस्ट्रिक्टेड। तो यहाँ पर अगर आप हिजाब पहनने को मना कर रहे हो, जैसे कर्नाटका ने यहाँ पर एजुकेशन एक्ट इन्वोक कर दिया और यहाँ पर ये बोला कि हिजाब नहीं पहन सकते, कि यूनिफॉर्म जो होना है वही यूनिफॉर्म रहेगी और ऐसे कोई भी यहाँ पर हिजाब नहीं पहन सकता। तो यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट ये दिया गया है कि आप हिजाब को यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ यहाँ पर लेजिस्लेशन के द्वारा ही रेस्ट्रिक्ट हो सकता है। तो फ्रॉम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, प्राइवेसी टू रिलीजियस फ्रीडम कैन ओनली बी रेस्ट्रिक्टेड बाय अ लेजिस्लेशन ऑन ग्राउंड्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कामत आर्ग्यूड दैट द बैन इज अ वॉयलेशन ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके अलावा ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को भी वॉयलेट करता है। तो ये सारे तो इशू हमें पता ही थे। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, हम कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। रेज गारंटेड डेज ऑफ वर्क्स हाउस पैनल। अब यहाँ पर एक हाउस पैनल बनाया गया था, स्टैंडिंग कमेटी, जिसने कुछ यहाँ पर रिकमेंडेशंस दिए हैं रिगार्डिंग मनरेगा। ऑब्जर्विंग दैट द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इज़ अ लास्ट फॉल बैक ऑप्शन फॉर मैनी इन द रूरल एरियाज। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जब पैंडेमिक आया था तो जो माइग्रेंट वर्कर्स वापस रूरल एरिया में चले गए थे तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट का एक ही ज़रिया था, वो ये था मनरेगा। इसीलिए मनरेगा की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ी। तो यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी ने ऑब्जर्व किया है कि मनरेगा एक फॉल बैक ऑप्शन रहता है बहुत सारे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए। इसीलिए पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड किया है जो गारंटेड डेज ऑफ वर्क हैं उनको यहाँ पर 100 से 150 कर देना चाहिए। तो अब पार्लियामेंट्री कमेटी हैज़ रिकमेंडेड इंक्रीज इन गारंटेड डेज ऑफ वर्क फ्रॉम 100 to 150 अंडर द रूरल जॉब गारंटी स्कीम। In its report, which was tabled in the Lok Sabha on Tuesday, the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj, headed by Shiv Sena member प्रताप राव जाधव, तो यहाँ पर ये बताया गया कि बजटरी एलोकेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। इस साल भी जो बजटरी एलोकेशन है वो काफ़ी कम रखा गया है। तो यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी ने एक बात और ऑब्जर्व की है कि आप यहाँ पर बजटरी एलोकेशन कम करते हो, बाद में आपको यहाँ पर रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में बढ़ाने ही पड़ते हैं। तो जब आप बजटरी एलोकेशन करते हो उस समय ही आप कोशिश करो कि आप एक प्रैग्मेटिक एलोकेशन करो। बाकी इस स्कीम को रिव्यू करने की बात की गई है। अब ये भी एक डिमांड है जो वेजेस है मनरेगा के, उसको यहाँ पर लिंक कर देना चाहिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। लेकिन अगर हम देखें तो अभी कहाँ लिंक किए जाते हैं, तो इसको लिंक किया जाता है वेज को CPI AL के साथ। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल लेबर के साथ लिंक किया जाता है, लेकिन यहाँ पर वर्कर्स की डिमांड है कि इसको यहाँ पर लिंक किया जाना चाहिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ, क्योंकि जो CPI AL है उसका बेस बहुत ही ज़्यादा पुराना है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो वेजेस हैं वो मार्केट में जिस के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन है उतने तेज़ी से नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसीलिए इनकी एक डिमांड ये है कि इसमें इसको CPI से लिंक किया जाना चाहिए, ना कि यहाँ पर CPI एग्रीकल्चरल वर्कर से लिंक होना चाहिए। एक और ये डिमांड है वर्कर्स की, तो देयर हैव बीन डिमांड्स फॉर अलाउइंग एग्रीकल्चरल वर्क अंडर मनरेगा, कि मनरेगा के अंडर जो एग्रीकल्चरल वर्क को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाए। बाकी मनरेगा एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 498A IPC जो है उसका यूज़ किया जाता है विमेन के द्वारा जो पर्सनल स्कोर्स होते हैं अगेंस्ट हस्बैंड, उसको सेटल करने के लिए। तो विद फ्रिक्शन राइजिंग इन मैरिजेस देयर इज इंक्रीज टेंडेंसी टू एम्प्लॉय प्रोविजन सच एज 498A IPC विच वॉज एम्ड एट प्रिवेंटिंग क्रूएलिटी कमिटेड अपॉन अ विमेन। तो इसको बनाया तो इसीलिए गया था ताकि विमेन के अगेंस्ट यहाँ पर क्रूएलिटी ना कर पाएँ हस्बैंड या हस्बैंड की फैमिली वाले, उसके इन लॉज उसके अगेंस्ट क्रूएलिटी ना कर पाएँ, और अगर करते भी हैं तो यहाँ पर जल्द से जल्द स्टेट इंटरवेंशन हो। लेकिन देखा गया है पिछले कुछ सालों में जो विमेन हैं वो इस प्रोविजन का यूज़ करती हैं हस्बैंड्स को हैरेस करने के लिए।
तो यही बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दोहराई है। तो सेक्शन 498 ऑफ द आईपीसी वाज एम्ड एट प्रिवेंटिंग क्रूएलिटी कमिटेड अपॉन अ वुमेन बाय हर हस्बैंड एंड हर इन-लॉज बाय फैसिलिटेटिंग रैपिड स्टेट इंटरवेंशन, लेकिन दिस हैज रिजल्टेड इन एन इंक्रीज टेंडेंसी टू एम्प्लॉय प्रोविजन सच एज 498 आईपीसी इंस्ट्रूमेंट्स टू सेटल पर्सनल स्कोर्स अगेंस्ट द हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव्स। तो बेसिकली यहाँ पर हस्बैंड्स को हैरेस करने के लिए यूज़ किया जा रहा है 498 आईपीसी। तो ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है। ये HNLC इंपॉर्टेंट नहीं, पर हम देख लेते हैं HNLC है क्या। HNLC विच डिमांड्स अ सॉवरेन खासी होमलैंड इन मेघालय। तो वे चाहते हैं कि मेघालय में एक अलग सा खासी होमलैंड बनाया जाए। जो HNLC है वो यहाँ पर टूट कर बना था हाइनिप ट्रैप अचेक लिबरेशन काउंसिल, जो कि यहाँ पर ट्राइबल आउटफिट है स्टेट में मेघालय में। तो ये चाहते हैं कि खासी एरिया एक सॉवरेन अलग सा बन जाए। अब ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट के साथ इनकी बातचीत हो और ये पीस का रास्ता अपनाएंगे और यहाँ पर ये जो आईडी ब्लास्ट वगैरह करते हैं वो नहीं करेंगे। अब इंडिया में एक नया मैमल मिला है जिसका नाम है वाइट चीक्ड मकाऊ। इससे पहले चाइना में मिला था 2015 में, अब ये इंडिया में साइट हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। तो नई मैमल स्पीसीज मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वाइट चीक्ड मकाऊ। जो मकाऊ है वो डिस्कवर किया गया था चाइना में 2015 में। इंडिया में इससे पहले वाइट चीक्ड मकाऊ नहीं मिला था। तो इट इज़ ओनली नाउ दैट इंडियन साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड इट्स प्रेजेंस इन द रिमोट अंजाव डिस्ट्रिक्ट इन सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश। चाइना में मिला था मुडॉग इन साउथ ईस्टर्न तिब्बत में, अभी इंडिया में भी मिल चुका है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये आपको पता होना चाहिए वाइट चीक मकाऊ। अब इंडिया का टोटल जो मैमल काउंट है वो पहुंच चुका है 437 से 438। जो वाइट चीक मकाऊ है उसके डिस्टिंक्ट वाइट चीक्स होते हैं, लॉन्ग और थिक हेयर होते हैं नेक के ऊपर, इसके अलावा लॉन्गर टेल होती है अगर बाकी मकाऊ स्पीशीज़ से यहाँ पर कंपेयर किया जाए। और ये लास्ट मैमल है जो कि अभी मिला है क्योंकि नया नया ही मैमल मिला है। और ये अरुणाचल मकाऊ और साथ ही साथ ये जो वाइट चीक्ड मकाऊ हैं ये दोनों ही सेम डाइवर्सिटी में रहते हैं। ईस्टर्न हिमालयाज़ में बेसिकली इनका हैबिटेशन है। तो वाइट चीक मकाऊ के बारे में आपको यहाँ पर फैक्ट्स पता होने चाहिए। अब एक फिल्म है जिसको यहाँ पर ऑस्कर नॉमिनेशन मिला है, राइटिंग विद फायर। तो राइटिंग विद फायर आपको पता होना चाहिए डॉक्यूमेंट फीचर कैटेगरी में। लंका इंटरेस्ट बेस्ट सर्व्ड बाय पीस फॉर तमिल्स। तो यहाँ पर मीटिंग हुई है जिसमें इंडिया का बेसिकली यही कहना है कि तमिल को यहाँ पर जो पावर्स हैं वो डिवॉल्व की जानी चाहिए। तो वहाँ पर जो तमिल पॉपुलेशन है श्रीलंका में उसको यहाँ पर पावर्स डिवॉल्व की जानी चाहिए। तो डिवोल्यूशन ऑफ पावर इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। तो अगर हम चाहते हैं कि कोलंबो में सारे लोगों के साथ इक्वालिटी हो, जस्टिस हो, पीस और रिस्पेक्ट हो तमिल पीपल के साथ, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पावर्स उनको डिवॉल्व की जाए। दूसरी बात, इंडिया और श्रीलंका के साथ जो ये फिशरमैन वाला इशू रहता है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भी बात की गई है कि यहाँ पर बायलैटरल डिप्लोमेटिकली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। बाकी इंडिया का जो विजन है सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसको और ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी और इसके लिए श्रीलंका हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम चलते हैं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट ये बजट के ऊपर है। बाकी ये कल हमने डिस्कस कर लिया था प्रेस के बारे में। जो नई एक्रेडिटेशन पॉलिसी आई है उसकी वजह से जो जर्नलिस्ट हैं उनका गवर्नमेंट एक्रेडिटेशन का स्टेटस लिया जा सकता है कौन कौन से कंडीशंस में। अंडरमाइनिंग पोल्स ये हम डिस्कस करेंगे। हर इलेक्शन सीजन में आपने देखा होगा ओपिनियन पोल्स होते हैं कि ओपिनियन पोल्स की इस बार किसकी सरकार आ सकती है, किसकी सरकार आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसी को क्वेश्चन किया गया है। तो क्रिटिक्स हैव ऑफन क्वेश्चन देयर ऑथेंटिसिटी। अब ये नहीं पता ये जो चैनल वाले हैं ये क्या सैम्पल साइज़ ले रहे हैं, किन लोगों से पूछ रहे हैं, तो कोई सैम्पल साइज़ कोई मेथोडोलॉजी नहीं पता है। तो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज टू हैव अपोज दीज पोल्स डिमांडिंग अ बैन। तो यहाँ पर सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये बोला है कि ये जो ओपिनियन पोल से बंद किए जाने चाहिए। बस अगर उनको ये लगता है कि वो जीत रहे हैं तब उस साल तो होने चाहिए, लेकिन अगर कोई और जीत रहा है तो उस साल यहाँ पर ओपिनियन पोल्स नहीं होने चाहिए। बेसिकली जब उनको अपना फ़ायदा दिखता है तब तो ओपिनियन पोल्स होने चाहिए, वरना नहीं होने चाहिए। जो मीडिया है वो भी पेड मीडिया है, तो हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर उनको स्पॉन्सर कर रही है तो उनको यहाँ पर जीता हुआ दिखाने के लिए वो ऐसे ओपिनियन पोल्स दिखाएं ताकि यहाँ पर लोग जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाएं। अब लोग इन्फ्लुएंस कैसे होंगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं किसी कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही हूँ जो कि किसी पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग करता है, लेकिन मुझे अगर पता चल रहा है कि ये पार्टी तो जीत ही नहीं रही है ओपिनियन पोल्स के अकॉर्डिंग, तो हो सकता है मैं वोट देने ना जाऊँ क्योंकि मुझे लगे कि मेरे वोट से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पार्टी तो वैसे भी नहीं जीत रही है। तो ये एक तरीके से अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो इन मोस्ट डेमोक्रेसीज ओपिनियंस एंड एग्जिट पोल्स आर कॉमन ड्यूरिंग इलेक्शंस, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस हैं हर कंट्री में, जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज़ में रेस्ट्रिक्शंस हैं। कनाडा, फ्रांस, इटली, पोलैंड, टर्की, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कोलंबिया, टू नेम अ फ्यू एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए ऑथर में जहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आप ओपिनियन पोल्स कब दिखा सकते हो, आप एग्जिट पोल्स कब दिखा सकते हो। तो अपोजिशन टू द बैन इन इंडिया इज मेनली ऑन द ग्राउंड दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर प्रेस का ये कहना हो सकता है कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। और अगर ओपिनियन पोल्स की वजह से अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है तो बेसिकली ये ऑफेंस है एक। तो वाइल द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज फॉर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी यहाँ पर एक मैंडेट है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने बहुत सारे जजमेंट्स में बोला कि डेमोक्रेसी जो है वो बिना फ्री और फेयर इलेक्शंस के सर्वाइव नहीं कर सकती है।
अब इंडिया में पेड न्यूज़ की भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो हैविंग सीन पेड न्यूज़ इन एक्शन, जहाँ पर हो सकता है कि ओपिनियन पोल्स को यहाँ पर स्पॉन्सर किया जाए, मोटिवेटेड हो, बाइज्ड हो, और ये भी नहीं पता कि ये लोग कौन सी मेथोडोलॉजी का यूज़ करते हैं ओपिनियन पोल्स निकालने के लिए, तो उसकी वजह से एक अनड्यू इन्फ्लुएंस होता, और अनड्यू इन्फ्लुएंस इलेक्टोरल ऑफेंस है अंडर आईपीसी सेक्शन 171C, और करप्ट प्रैक्टिस है अंडर सेक्शन 1232 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। अब बहुत सारी मीटिंग्स में यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बोला कि ये जो ओपिनियन पोल्स हैं उनको यहाँ पर बंद करा देना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन के हाथ में नहीं है ओपिनियन पोल्स को बंद कराना, उसके लिए यहाँ पर लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट की ज़रूरत है। तो मैटर 2008 में रीसरफेस हुआ था, जब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ECI के पास गई थी और उन्होंने डिमांड किया था कि ओपिनियन और एग्जिट पोल्स यहाँ पर बंद कराए जाने चाहिए। तो ECI ने उनको एडवाइस किया कि आप इस इशू को पार्लियामेंट में उठाओ, क्योंकि इसके लिए यहाँ पर लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट की ज़रूरत है। पार्लियामेंट ने एग्जिट पोल्स को तो बैन कर दिया, लेकिन अभी तक ओपिनियन पोल्स को नहीं बैन किया। तो एग्जिट पोल्स को बैन किया गया है, पर यहाँ पर ओपिनियन पोल्स को बैन नहीं किया गया है। लेकिन उसके बाद भी जो एग्जिट पोल्स है, तो एग्जिट पोल्स आपने देखा है कि जब यहाँ पर इलेक्शंस की लास्ट चरण की वोटिंग हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पर एग्जिट पोल्स दिखाते हैं, जबकि एग्जिट पोल्स बैन है। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? तो जैसे ब्रिटेन में एक ब्रिटिश पोलिंग काउंसिल होता है जो कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की तरह काम करता है, जो कि ये देखता है कि अगर यहाँ पर ओपिनियन पोल्स दिखाई भी जा रहे हैं तो उसके लिए क्या मेथोडोलॉजी है, क्या सैम्पल साइज़ है, और सर्वे कैसे किया जा रहा है। तो वैसे ही इंडिया में भी एक ऐसी बॉडी बनाई जानी चाहिए जैसे कि ब्रिटिश पोलिंग काउंसिल, उसी के लाइन्स पर। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन लॉ मेकर्स अपोलोजाइज फॉर सेक्शुअल अब्यूज़ इन पार्लियामेंट। तो बेसिकली एटीट्यूड क्या रहता है विमेन की तरफ, तो ये पता चला है। रिव्यू ने फाउंड किया है 1/3 ऑफ एम्प्लॉइज इन पार्लियामेंट हैड एक्सपीरियंस सेक्शुअल हैरेसमेंट विद रेट्स रीचिंग 40% फॉर विमेन। तो बेसिकली 40% विमेन ने यहाँ पर सेक्शुअल हैरेसमेंट फेस किया है। तो उसके लिए इनका ये कहना है कि अब हम कोशिश करेंगे जो यहाँ पर पार्लियामेंट है वहाँ पर सेक्शुअल अब्यूज़ ना हो, उसके लिए लॉज बनाएंगे। अब जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर रशिया से भी मिले और यूक्रेन में भी जाकर मिले, जो भी लीडर्स हैं उनसे। तो मैक्रोन मेट विद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, और साथ ही यहाँ पर ये रशिया के प्रेसिडेंट से भी मिले। अब जो क्रेमलिन है रशिया, वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि वेस्ट से उनको एक गारंटी मिले कि नेटो में यूक्रेन को नेटो का पार्ट नहीं बनाया जाएगा और नेटो को और ज़्यादा ईस्टवर्ड एक्सपेंड नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो वेस्ट है वो ये गारंटी देने को तैयार ही नहीं है। अब यूएसए का क्या कहना है? यूएसए का यही कहना है कि अगर यहाँ पर रशिया इन्वेड करता है यूक्रेन में तो यहाँ पर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे, और यहाँ पर जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 रशिया टू जर्मनी गैस पाइपलाइन है उसको हम बंद करा देंगे। तो यहाँ पर जो रशिया टू जर्मनी गैस पाइपलाइन है उसको बंद करा देंगे, जिसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 2। तो इससे रशिया को तो बहुत फर्क पड़ेगा, रशिया का रेवेन्यू चला जाएगा, लेकिन जर्मनी को भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट होगा इससे। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक ग्लेशियर की बात की गई, एवरेस्ट का हाईएस्ट ग्लेशियर जो कि डिसअपियर हो सकता है। इस ग्लेशियर का नाम क्या है? तो इस ग्लेशियर का नाम है साउथ कोल ग्लेशियर। तो इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट द आइस इन द साउथ कोल ग्लेशियर लोकेटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 8020 मीटर्स इज थिनिंग एट अ रेट ऑफ नियरली 2 मीटर पर ईयर। तो यहाँ पर नाम है साउथ कोल ग्लेशियर, जो कि यहाँ पर मेल्ट हो रहा है। द चाइना रशियन रिलेशनशिप, ये हम डिस्कस करेंगे। अब चाइना और रशिया की रिलेशनशिप, कौन से एरियाज़ में ये दोनों कंट्रीज़ कोऑपरेट करते हैं, कौन से एरियाज़ में इन दोनों के डिफरेंट इंटरेस्ट है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। जो चाइना और सोवियत यूनियन के रिलेशंस थे उस समय फ्रॉस्टी थे, लेकिन बाद में ये रिलेशंस अच्छे होने लगे जब यहाँ पर 1989 में हमें चेंज देखने को मिला, और माइकल गोर्बाचेव जो उस समय रशिया के प्रेसिडेंट थे उन्होंने विजिट किया था बीजिंग को। तो रशिया सोवियत लीडर थे, उन्होंने विजिट किया था चाइना को। उसके बाद से इनके रिलेशंस अच्छे होने लगे। डिक्लेयर किया दोनों ने कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की सॉवर्निटी का, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस। बेसिकली यहाँ पर जो भी पॉलिसीज़ उन्होंने बात की कि हम एक दूसरे के कंट्री में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये इनकी कुछ पॉलिसीज़ थी। बाद में इनकी 2001 में ट्रीटी ऑफ गुड नेबरलीनेस एंड फ्रेंडली कोऑपरेशन वाली ट्रीटी भी साइन हुई। लेकिन हम देख रहे हैं कि बाद में रिलेशंस चेंज कैसे हुए। अब ये दोनों ही कंट्रीज़ यूएस से बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, तो रशिया ने जब 2014 में क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था, उसके बाद यूक्रेन लेड टू अ शार्प डाउन टर्न इन मॉस्कोस टाइज विद द यूएस। उसके बाद यहाँ पर रशिया की जो रिलेशनशिप थी यूएस और नेटो के साथ वो बहुत ज़्यादा खराब होगी जब यहाँ पर रशिया ने 2014 में क्रीमिया को एनेक्स कर लिया। व्हेन द यूएस, ईयू, ऑस्ट्रेलिया सब ने जब यहाँ पर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए तो रशिया को एक ही पार्टनर मिला जिसकी तरफ रशिया देख सकता था, वो था बीजिंग। तो यहाँ पर उसके बाद रशिया ने पूरे अपने दरवाजे खोल दिए कि जितना यहाँ पर चाइना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो कर सकता है। तो ओवर द नेक्स्ट ईयर रशिया ओपनड इट्स डोर वाइड फॉर चाइनीज इन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रक अ 400 बिलियन डील फॉर गैसप्रॉम, जो कि यहाँ पर रशिया का स्टेट मोनोपोली गैस एक्सपोर्टर है। तो उसके लिए यहाँ पर रशिया ने पूरी तरीके से डोर्स खोल दिए कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। चाइना ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और 2025 के बाद से जो रशिया है वो चाइना को हर साल 38 बिलियन क्यूबिक मीटर यहाँ पर चाइना को गैस एक्सपोर्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पर 2 गैस पाइपलाइन की भी बात की गई, पावर ऑफ साइबेरिया 2, जो यहाँ पर
10 BCM ऑफ गैस और ज़्यादा सप्लाई करेगा चाइना को। 2016 से देखें तो दोनों का ट्रेड $147 बिलियन पहुंच चुका है। अभी तो इंडिया सिर्फ सोच रहा है कि कभी हमारा $100 बिलियन पहुंच पाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी से रशिया और चाइना का जो ट्रेड है वो $147 बिलियन पहुंच चुका है। अब दोनों के डिफरेंट इंटरेस्ट का है, तो दोनों के डिफरेंट इंटरेस्ट इसमें हैं। फॉर एग्जांपल, जब यहाँ पर रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था तो यूएन में वोटिंग होनी थी, यूएनएससी में वोटिंग होनी थी ऑन द रेफरेंडम इन क्रीमिया, जिसमें यहाँ पर चाइना ने एब्सटेन किया, चाइना ने यहाँ पर वोट नहीं किया। अभी तक चाइना ने ये माना नहीं है जो क्रीमिया है वो यहाँ पर रशिया का पार्ट है। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनके इंटरेस्ट डिफरेंट है। जो चाइना का मेन सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो एशिया में है, लेकिन रशिया का मेन जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो यहाँ पर यूरोप में है। अब पुतिन की डिमांड ये है जो वेस्ट के साथ है कि यूरोपियन सिक्योरिटी का और यहाँ पर रशियन सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए नेटो का और ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं किया जाना चाहिए। अगर हम देखें तो चाइना की इकॉनमी जो है वो बहुत बड़ी है, रशिया की इकॉनमी चाइना की इकॉनमी के कंपैरिजन में सिर्फ 1/10 है। तो जो जीडीपी है वो यहाँ पर रशिया की सिर्फ 1/10 है, लेकिन यहाँ पर जो रशिया है वो कभी पहले सुपर पावर हुआ करता था, इसीलिए वो नहीं चाहता कि चाइना का उसको एक जूनियर पार्टनर कह के उसको एक स्ट्रैटेजी बने। इसीलिए जो रशिया है वो चाहता है कि चाइना का इन्फ्लुएंस उतना ही रहे जितना यहाँ पर रशिया का इन्फ्लुएंस है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो सेंट्रल एशिया है, तो सेंट्रल एशिया में ये लोग बात करते हैं रशिया चाइना कोऑपरेशन की, लेकिन उसके बाद भी ये चाहता है रशिया कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो रहे सेंट्रल एशिया पे वो यहाँ पर रशिया का ही रहे। तो ऑल्सो डिस्पाइट टॉक ऑफ रशिया चाइना कोऑपरेशन इन सेंट्रल एशिया, मॉस्को स्टिल सीज द रीजन एज पार्ट ऑफ इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि दोनों रीजन, ये जो दोनों कंट्रीज़ है दोनों को इंटरेस्ट सेम है, लेकिन कई जगह इंटरेस्ट इन दोनों के डिफरेंट भी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो रशिया है उसके लिए मेन जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो यूरोप है, लेकिन यहाँ पर चाइना जो है उसकी सिक्योरिटी रीजन जो है मेन एशिया है। और बाकी दोनों में क्या डिफरेंसेस इंटरेस्ट में वो हमने डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।